हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है जो स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है उसके अंदर जीरोधा तीसरे नंबर पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी दूसरे नंबर पे ही मेंटेन्ड है, बट जिस तरीके से डेटा दिखा रहे हैं तीसरे नंबर पे जल्दी पहुंच जाएगी। एक टाइम था जब जीरोधा इस मार्केट के अंदर रूल कर रहा था, फिर धीरे धीरे करके ग्रो आया, ग्रो ने मार्केट शेयर कैप्चर करना शुरू किया और अभी हम देख रहे हैं एंजल वन भी इनके बहुत क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉप 3 ही प्लेयर है मार्केट के अंदर जहां पर ग्रो बहुत ही ज्यादा ग्रो हो गया है अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भाई जो एवरेज यूजर का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जो नंबर ऑफ अमाउंट की बात करके चले तो जीरोधा का ज्यादा है, बाकी सब ना छोटे छोटे प्लेयर्स लेके बैठे हैं। ऐसा अभी नितिन कामा जी ने एक पोस्ट डाला था, वहां पर ये वाली बात भी एक्सप्लेन करी थी कि जीरोधा पे लोगों का ट्रस्ट है, तो इन्वेस्टमेंट जब करी जाती है तो जीरोधा पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा उनका कहना है। उनका कहना था टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लोगों को अट्रैक्ट करके आप नंबर्स तो बढ़ा लोगे, बट बिजनेस बनेगा या नहीं बनेगा ये सवाल है। बट नंबर ऑफ यूजर्स के अंदर तो बाकी प्लेयर्स आगे निकलते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। बाकी जीरोधा पे हमने केस स्टडी बनाई थी जहाँ पे ये पूरी बात एक्सप्लेन करी थी कि क्या कर रहा है जीरोधा बिना मार्केटिंग के, बिना एफिलिएट के। बाकी लोग तो अब इन्फ्लुएंसर्स को एफिलिएट वगैरह भी देते हैं, ये तो एफिलिएट भी नहीं देते। कैसे ये मेंटेन्ड है? ऑल्दो मैं कहूंगा धीरे धीरे मार्केट शेयर इसलिए भी कम हो रहा है क्योंकि पुरानी प्रैक्टिसेस अब काम नहीं आ रही है। बाकी फार्म इजी की बात करके चले तो 1572 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। इन्होंने यहाँ पर 3.7% इंक्रीज दिखाई दिया है इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू के अंदर। रिसेंटली जो थायरोकेयर इन्होंने एक्वायर किया था उसका रेवेन्यू 20% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और प्रॉफिटेबिलिटी भी 30% बढ़ती हुई दिखाई दी है। मजे की बात यह है चारों को फाउंडर ने छोड़ दिया है फार्म इजी। अगर हम लीडरशिप रोल की बात करके चले तो जिन्होंने कंपनी शुरू करी थी उनको एग्जिट मिल गया है। आप इन्वेस्टर देखे। बाकी अगर नंबर्स की बात करके चले तो एबिटा मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया, बट माइनस के अंदर है। 1 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए 23 पैसा खर्च किया जा रहा है आज के टाइम पे। बैंक बैलेंस अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा लेवल पे कम होता हुआ दिखाई दिया क्योंकि कंपनी लॉस बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर रही है। आप समझो 5800 करोड़ के रेवेन्यू के लिए 1500 करोड़ से ज्यादा का लॉस, खतरनाक सीन है। बाकी पॉटर की बात करके चले तो $100 मिलियन वो रेस कर सकते हैं अपने सीरीज एफ राउंड के अंदर। कहा जा रहा है कंटिन्यूशन ही होने वाला है इनके सीरीज एफ राउंड का, जहां पे 300 से 310 मिलियन डॉलर ये रेस करने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी वैल्यूएशन 1.1 से 1.2 बिलियन डॉलर के बीच में रहने वाली है क्योंकि मई में इन्होंने 200 मिलियन डॉलर रेस करे थे। अब ये पैसा रेस कर रहे हैं। देखो मैं आपको गेम बताता हूँ। आप कह सकते हो कि इन्होंने दोबारा पैसा रेस किया है, मई के बाद में अब पैसा रेस कर रहे हैं, महीने तो बीत गए ना। बट दिखाने के लिए दुनिया को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने उसी राउंड को कंटिन्यू किया है। अगर मैंने कहा कि भाई मैंने आज 100 करोड़ रुपए रेस किया और उसके 6 महीने के बाद भी 100 करोड़ रुपए उसी वैल्यूएशन पर रेस किया तो मेरे लिए डाउन राउंड ही है, क्योंकि 6 महीने के अंदर मेरी वैल्यू कुछ तो बढ़नी चाहिए थी। 100 करोड़ की मतलब कुछ तो वैल्यू बढ़ती जिसने इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे एक ट्रिक होती है जिसमें हम कहते हैं कि भाई ये एक ही फॉलो ऑन राउंड है, एक ही राउंड है जो एक ही वैल्यूएशन सेट करी गई है, उसी के अंदर हम पैसा रेस कर रहे हैं। देखो कई बार ना एक्चुअल प्रॉब्लम भी हो जाती है क्योंकि पैसा रेज ऐसा नहीं होता कि मैं आप मेरे पास आए, मैंने आपको चेक दिया और आपके पास पैसा आ गया। बहुत सारी चीजें होती है जिसके चक्कर में कई बार डिलेज भी आ जाते हैं, तो वो भी पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। बाकी मैं वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी अर्बन कंपनी की बात करके चले तो भाई ग्रे मार्केट के ऊपर 34% प्रीमियम पे चल रहे हैं। आज आने वाला है आईपीओ, 1900 करोड़ रुपया रेस कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ग्रे मार्केट के नंबर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और नॉर्मली ना ये जो ग्रे मार्केट वाली खबरें होती है ना, ये हवा क्रिएट करने के लिए भी होती है। इसके अलावा अगर मारुति सुजुकी की बात करके चले तो उनके प्राइसेस ऑल टाइम हाई जाते हुए दिखाई दिए हैं। 41% शेयर प्राइसेस बढ़े। अगर 2025 की बात करके चले अभी तक 41% बढ़ चुके हैं। 2017 से अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस भी इनकी देखने को मिली है। जहां पर ऑटो सेक्टर डाउन दिखाई दे रहा है, ये इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से जो जीएसटी वाला नॉर्म आया है जहां पर मारुति की ज्यादातर गाड़ियां आने वाली है 18% स्लैब के ऊपर, 28% से घट के, तो बहुत डिमांड आने वाली है। ऑल्टो, वैगनआर, ये जितनी भी गाड़ी है इनकी सेल बढ़ती हुई दिखाई देगी। वेट कर लेते हैं फिर देखते हैं। बाकी भारतीय एयरटेल ने 33,778 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। 6 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है भाई प्रॉफिट। 5848 करोड़ का प्रॉफिट था, ये इतना ज्यादा बढ़ गया भाई। रेवेन्यू भी बढ़ा है बट प्रॉफिट कुछ ज्यादा ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्वार्टर प्रॉफिट भी इनका अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इन्होंने 16 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया था, तो कहीं ना कहीं बढ़िया है भाई। जिस लेवल का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है
इससे लगता है मुझे कि वोडाफोन आइडिया शायद रिवाइव हो सकता है, शायद, मतलब ऑल दो मुझे बिल्कुल चांस नहीं लगते हैं, बट वो 1-2% होप है, क्योंकि 25,000 करोड़ रुपए, 26,000 करोड़ रुपया कोई कंपनी कमा सकती है प्रॉफिट, तो फिर तो लोन बकाया पूरा हो सकता है। बाकी इन्फोसिस ने 20,000 फ्रेशर हायर करने की बात करी है फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। इसके अलावा उन्होंने 11 सितंबर को अपने शेयर बायबैक की भी बात करी है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन आया है। ऐसा लग रहा था कि भाई ये आईटी सेक्टर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प वाले जो सैंक्शंस आ रहे हैं उसकी वजह से तबाही हो जाएगी। एकदम ये जज्बात बदल दिए, मतलब पहले डिविडेंड की बात कर दी तो लोगों को दिखाई दिया, पॉजिटिव सेंटिमेंट बन गया। ऊपर से काम हायर कर रहे हैं, तो हायर का मतलब क्या है? अगर तुम्हारे पास काम होगा तभी तो तुम हायर करोगे ना, काम नहीं होगा तो तुम फायर करोगे। तो आप हायर कर रहे हो, ये रिवर्स साइकोलॉजी चल रही है। बाकी कंपनी वाले टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से हायर करने का प्लान कर रहे हैं टैलेंट को, जिसमें इन पर्सन इंटरव्यू भी होगा, ग्रुप कॉल्स भी होगी, बहुत कुछ होगा। टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस वाले बच्चे भी सस्ते में मिल जाएंगे। बाकी ई कॉमर्स के अंदर जो अर्बन एरिया है वहां पर 115% का राइज देखने को मिलने वाला है इस फेस्टिव सीजन के अंदर 2025 के अंदर। रिपोर्ट के हिसाब से 37% जो अर्बन इंडियन हाउस होल्ड है, मतलब शहरों वाले, वो इस फेस्टिव सीजन में 20,000 या उससे ज्यादा खर्च करने का प्लान कर रहे हैं। 2024 से 26% राइज है। एक जमाना था जब लोग ऑफलाइन जाना पसंद करते थे, भाई ऑफलाइन ही जाके लेके आएंगे कपड़े मिठाइयाँ, और अब ऑनलाइन वाला रिवाज आ गया। मैं तो कहता हूँ भाई इस बार दिवाली भी ऑनलाइन ही बांटो, जाना ही नहीं किसी रिश्तेदार के घर, उसको जेप्टो से भेज दो भाई, खुश रहा है। किसी भी क्विक कॉमर्स से भेज दो भाई, तू खुश रहा है। क्योंकि दिवाली भेजने का जो रिवाज है ना, ये बस अब फॉर्मेलिटी रह गया है। एक्चुअली ये मतलब की चीज नहीं है। अगर खाली शो ऑफ ही करना है तो ऑनलाइन ही कर दो, अपना टाइम भी क्यों वेस्ट कर रहे हो। एक सार्काज्म मारा है, शायद कई लोगों को समझ में आएगा, कई लोगों को ये बात ही समझ में नहीं आएगी। जिनको समझ में आया कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अमेजॉन इंडिया की बात करके चले तो वो अपने सेलर्स की फीस को घटाने की बात कर रहे हैं फेस्टिव सीजन के अंदर। एक साइड पे क्विक कॉमर्स कंपनीज बढ़ाने की बातें करती है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, एड के रेट बढ़ा दो, यहां से बढ़ा दो, पैसे बढ़ा लो, ये कमा लो, ये कमा लो। अमेजोन वाले कह रहे हैं कि भाई तुम ज्यादा सेल करोगे, हम तुमको ज्यादा डिस्काउंट देंगे, तुमको ज्यादा इंसेंटिव्स देंगे। फेस्टिव सीजन आ रहा है, सेल हो रही है, सस्ते में बेचो, तुम लो, हम कमीशन तुमसे कम लेंगे, तुम कमाओ भाई। तो अच्छा माइंडसेट है ना। कहीं ना कहीं रेफरल वाला पेमेंट घटती हुई दिखाई देगी, जो इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट बेचने पे कमीशन मिलती है वो घटती हुई दिखाई देगी, बट सही है, मतलब मेरे हिसाब से लोगों का भला होना ज्यादा जरूरी है। बाकी अश्विनी वैष्णव जी ने बोला है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 6 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पिछले 11 साल के अंदर। 25 लाख नौकरियां यहाँ पर क्रिएट हुई है, जहाँ पे मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स, ग्लास, कवर्स, पीसीबीज वगैरह इंडिया के अंदर बन रही है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई बंद कुछ भी नहीं रहा है, सब असेंबल हो रहा है, नौकरी तो मिल रही है। अभी मैंने कहीं पे पढ़ा कि लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे, लड़ रहे हैं कि भाई दुनिया पहुंच गई है 2 नैनोमीटर चिप की तरफ, हम बना रहे हैं बड़ी बड़ी चिप्स 28 नैनोमीटर, 40 नैनोमीटर, हमने कुछ उखाड़ तो ना लिया। भाई कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। ये तो होगा नहीं डे 1 पे मैराथन जीत जाएंगे, धीरे धीरे करके ही करेंगे ना। और ऐसा तो है नहीं कि हम रैपिडली ग्रो नहीं कर सकते। ऑलरेडी अगर मार्केट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो हमको कोई बड़ा काम नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में जब साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो साइड में 2 टायर लगा के चलाए जाते हैं, या फिर कोई पकड़ के हमको सिखाता है, धीरे धीरे करके उन टायर्स को हटा दिया जाता है, फिर हम कुछ भी कर लेते हैं। तो सिमिलरली अभी जस्ट बिगिनिंग है यार, अभी हम इस इंडस्ट्री के अंदर बढ़ रहे हैं। प्लस दूसरी साइड पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग से इंटरेस्ट कम हो रहा है। वो कहीं ना कहीं कह रहा भाई लो, सब मैन्युफैक्चरिंग का काम हमको नहीं करना, अब हमने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, अब नई गेम एआई टेक्नोलॉजी, चिप प्रोडक्शन, ये सब कुछ होने वाली है, हम इन पे ध्यान ज्यादा देंगे। मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से लग रहा है। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने $20 बिलियन की सेमीकंडक्टर स्कीम निकाली है, जहां पे अगर इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी तो वहां पर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया चीज है मेरे हिसाब से। कोई कितना क्रिटिसाइज करे, आपको इन चीजों के ना धीरे धीरे रिजल्ट दिखाई देंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टॉय इंडस्ट्री के बारे में बात करी थी, चाइना से आते थे सारे टॉयज, एक जमाना था, और मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूँ। और आज हम टॉयज एक्सपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखाई देती है, धीरे धीरे अलग अलग लेवल पे इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। अभी देख लो, अभी क्या है, अभी थोड़ी डेवलपिंग इकोनॉमी है, जब सबके पास पैसा वैसा आ जाएगा ना, फिर हम कहेंगे फैक्ट्री हटाओ भाई, पॉल्यूशन नहीं चाहिए अपने को, गंदगी फैली हुई है फैक्ट्रीज के चक्कर में, इनको दूर लेके जाओ। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कंपनीज अपना पुराना एमआरपी लेबल रख सकती है, पैकेजिंग रख सकती है 31 दिसंबर तक, क्योंकि अभी जीएसटी घटाया गया, उसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइसिंग तो घटनी थी। अब प्राइसिंग अगर घटनी है तो कलेश हो सकता है, इस चक्कर में गवर्नमेंट ने कहा है। बट सवाल ये है, अगर एमआरपी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा 31 दिसंबर तक, क्या 31 दिसंबर तक हमारे पास में ट्रांसफर नहीं होगा?
क्या कोई दुकानदार जो आपके घर के पास वाला दुकानदार है, वो दुकानदार एमआरपी के ऊपर बोल गया भाई 40 रुपए एमआरपी लिखा हो, 40 रुपए की मिलेगी। और दूसरी साइड पे मैं बात करता हूं, जो चीजें महंगी हुई है, कोल्ड ड्रिंक महंगी हुई है, तो कोल्ड ड्रिंक अगर महंगी हो जाएगी, 40 रुपए एमआरपी लिखा हुआ है, अब कंपनी कहती है 45 रुपए की कर रहे हैं जी हम, तो टैक्सेस बढ़ गए हैं, तो क्या आप 40 रुपए एमआरपी वाली बोतल अपने घर के पास वाली दुकान से, मैं कोई बढ़िया 5 स्टार वगैरह या फिर कोई ऐसी जगह की बात नहीं कर रहा जहां पर ऑलरेडी महंगा मिलता है, या बस स्टैंड वगैरह पे, क्या अपने घर की पास वाली दुकान पे 35 रुपए एमआरपी वाली बोतल 40 रुपए की, 40 वाली 45 रुपए की लोगे या नहीं लोगे? कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी यूपीआई ट्रांजेक्शंस की बात करके चले तो यूपीआई ट्रांजेक्शंस बढ़ती हुई दिखाई दी है, ऑल्दो गेमिंग ट्रांजेक्शंस की बात करके चले तो वो घटती हुई दिखाई दी है। तो इंडिया के अंदर 20 मिलियन ट्रांजेक्शंस पहुंच गई है पहली बार एक महीने के अंदर। मंथ ऑन मंथ 3% का राइज है, ईयर ऑन ईयर 34% का राइज है। अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस किस कैटेगरी के अंदर ज्यादा वैल्यूज और वॉल्यूम दिखाई दे रही है। ग्रोसरीज और सुपरमार्केट्स के अंदर देखो वॉल्यूम कितनी ज्यादा है, वैल्यू भी ज्यादा है पर वॉल्यूम कितनी ज्यादा है। अगर हम सिक्योरिटी ब्रोकर्स की बात करके चले तो वहां पे वॉल्यूम कम है बट अमाउंट ज्यादा है, मतलब लोग बड़ी बड़ी पेमेंट्स करते हैं। बट अगर आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू कम दिखाई दे रही है, वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दे रही है, मतलब लोग छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे देते हैं। सिमिलरली यही चीज हमको रेस्टोरेंट के अंदर भी देखने को मिल रही है। बाकी 11 लैब्स की वैल्यूएशन 2 गुना हो गई है, $6.6 बिलियन पे पहुंच गई है। 2022 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी, एक साल पहले 70 बंदों की टीम से आज 330 बंदों की टीम कर दी है। $200 मिलियन का ARR अचीव कर लिया इन्होंने। जनवरी की बात है 3.3 बिलियन की वैल्यूएशन थी, अब 6.6 डबल हो रही है। इंटरनल राउंड हो रहा है जहाँ पे एम्प्लॉइज को ईसॉप को बायबैक किया जा रहा है, बट गुड है। इसके अलावा डाटाब्रिक्स एआई की बात करके चले तो $100 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $1 बिलियन रेस कर रहे हैं। 9 महीने पहले ही इन्होंने पैसा रेस किया था। अब इनका विजन क्या है? इनका विजन ये है सुपरबेस का ऑल्टरनेटिव बनाना है। इनका ऐसा कहना है जो एजेंटिक वर्कफ्लो आ रहा है उसके लिए सुपरबेस का ऑल्टरनेटिव, मैं जिनको नहीं पता समझा रहा हूँ। अगर आज के टाइम पे आप नो कोड एप्स को यूज करते हो, उसके अंदर ज्यादातर जो डेटाबेस बनता है, डेटाबेस मतलब जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है। जैसे मैंने एक CRM बनाया, वहां पर मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, नंबर क्या है, ईमेल क्या है, ये अब ये सारी चीजें मान लो एक एक्सेल के अंदर स्टोर हुई है, और ये एक्सेल है इसको डेटाबेस कहा जाता है, हाइपोथेटिकली मान के चलो। तो जितने भी नो कोड प्लेटफॉर्म्स है उन सब के अंदर सुपरबेस बहुत ज्यादा यूज होता है। पार्टनरशिप है क्या है मुझे नहीं पता, बट सुपरबेस बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये सुपरबेस का ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं। सुपरबेस भी एक डेटाबेस सिस्टम है जो कि फ्रीमियम भी है, पेड भी है, जो इनकी वेबसाइट से भी लिंक हो जाता है, फ्री में भी चल जाता है, प्लस अपने खुद के सर्वर पे भी चला सकते हो उसको। सुपरबेस यूज करो और फ्री में चलाओ, मतलब सर्वर की कॉस्ट आएगी बट फ्री में अपना लोड पे चलाओ। तो इनका कहना है कि ऑलरेडी 80% जो डेटाबेसेस बन रहे हैं वो आज AI से बन रहे हैं, और हम एजेंटिक वर्कफ्लो के हिसाब से अपना डेटाबेस बना रहे हैं वगैरह वगैरह। लेट्स सी क्या होता है। बाकी डेविन AI की बात करके चले तो ये $400 मिलियन रेस कर रहे हैं 10.2 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। इनका ARR पिछले सितंबर के अंदर $1 मिलियन था, लास्ट रिपोर्टेड जून के अंदर $73 मिलियन पे पहुंच गया। इनकी जो पेरेंट कंपनी है कॉग्निशन AI, जो एक्चुअली पैसा रेस कर रही है, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले ही विंडसर्व को खरीदा था। बेसिकली विंडसर्व के CEO वगैरह गूगल के पास चले गए थे और विंडसर्व आ गया था इनके पास में। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं, एजेंटिक के अंदर क्या ऑटोमेशन लाने वाले हैं। बाकी मार्केट की बात करके चले तो 300 पॉइंट्स बढ़ती हुई दिखाई दी है। उम्मीद थी IT स्टॉक्स घटते हुए दिखाई देंगे, बट कहीं ना कहीं इन्फोसिस ने गेम बदल दिया है। विप्रो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और डॉक्टर रेड्डी लैब्स भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ गुड ऑफिस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।